गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर डूइंग रेट ऑफ चेंज, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हो गया, जैसे आप dy बाई डी एक्स निकालते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, राइट? dy बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इस पे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, क्योंकि इसमें आप लोग कर चुके हो। एग्जाम्पल के help से आपको कराता हूँ तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कर्व है y इज इक्वल टू 4 - 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4 - 2x स्क्वायर। द x coordinate of point is decreasing at the rate of, the x coordinate is decreasing at the rate। ये वही बात हो गई, जैसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ये वही वाली बात हो गई, जो dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ds बाई डी टी इज इक्वल टू आप लोग लिखते हो वेलोसिटी। वही है, वही रेट ऑफ चेंज है। सिर्फ यहाँ पे थोड़े सेंस में अलग आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 यूनिट पर सेकेंड। 5 यूनिट पर सेकेंड से एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ की बात कर रहा हूं। मतलब ये मान लो इस ग्राफ पे कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डिक्रीज हो रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो 5 यूनिट पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट is changing when the point is 1, 2। मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व पे, किस रेट से मूव कर रहा है? इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो चेंजेस आ रहा है उसका, वो डिक्रीज हो रहा है। और वो डिक्रीज होने का रेट जो है, दैट इज 5 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है। अब इस कर्व पे जब पॉइंट मूव कर रहा है, तो जब एक्स में चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली वाई में चेंजेस आएंगे। अभी एक्स डिक्रीज हो रहा है 5 यूनिट पर सेकेंड से, तो वाई में जो चेंजेस आएंगे, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज किस रेट से हो रहा है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। दैट टू बी पर्टिकुलरली व्हेन द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट 1, 2। तो जैसे 1, 2 पे अगर पार्टिकल है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है विद द रेट ऑफ 5 यूनिट पर सेकेंड, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट 1, 2 पे वाई कोऑर्डिनेट में जो रेट ऑफ चेंज होगा, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चन आ गया समझ में आप लोगों को? सेम जैसे आप एक लीनियर मोशन करते थे या 2D में मोशन करते थे, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे है कि पार्टिकल 2D में मोशन कर रहा है भैया इसमें। वो बट 2D पे जो मोशन कर रहा है, वो 2D पे मोशन कर रहा है, वो जो कर्व पे मोशन कर रहा है, वो कर्व y इक्वल टू 4 - 2x स्क्वायर पैराबोला है। है ना? अगर आपको डायग्रामेटिकली इसको समझना है, तो ये 2D है मान लो, ये कर्व है, ये पैराबोला बनेगा। ये तो आई होप आप बना लोगे। 1, 2 यहाँ पे है,
तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और सपोज वो डेफिनेटली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी मोशन मान लो ऐसे कर रहा है, तो वाई में जो चेंजेस है दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। एक ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो वाई पे मोशन है, जो वाई पे चेंजेस हैं दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो सिंपल है, आपको क्या देके रखा है, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी देके रखा है, चेंज ऑफ रेट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू विच इज 5 and not exactly 5, actually it is given to you -5. Why -5? क्योंकि it is decreasing. When the things are decreasing then you have to put a negative sign. ये decreasing का मतलब negative sign हो जाएगा, right? तो ये आपको ध्यान, अगर यहाँ इंक्रीजिंग लिखा हुआ रहता तो 5 लिखना पड़ता, और रेट ऑफ चेंज अगर पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज अगर पूछ रहा है और अगर +5 दे के रखता, मान लो अगर आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोलता, डिक्रीजिंग नहीं बोलता, तो आप +5 कंसीडर करते, तो dx बाई डी टी को +5 कंसीडर करते, या इंक्रीजिंग भी बोलता तो भी dx बाई डी टी को +5 कंसीडर। यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, तो जो ये डिक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई dx बाई डी टी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। So that's why I have written it -5. Now what you need to find out is you need to find out dy by dt at the point when x and y is 1, 2। तो सिंपल है, आपके पास y की वैल्यू आपको देके रखी है 4 - 2x²। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो dy by dt इज इक्वल टू 0 - 4x आ जाएगा, इंटू dx by dt आ जाएगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये आ जाएगा -4x dx by dt। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर केस जब आप 1, 2 के लिए निकाल रहे हो, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू की तो यूज नहीं आ रही हो, dx बाई डी टी इज -5, तो इट इज 20 यूनिट पर सेकेंड। So you can write it like dy by dt, the rate of change of y is 20 unit per second, or you can say that y is increasing with the rate 20 unit per second। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ये नॉर्मल फंडा है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो जो 2D में आप क्वेश्चंस करते थे पहले, वही आप यहाँ पे भी करते हुए रहोगे। जैसे आपने 2D और 1D के मोशन, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा होगा, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होगा जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करता है विद टाइम। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता, बट ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है या ऐसा कुछ भी है, तो इस तरीके से वो काम करेगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, ये लिख लिया बेटा, आगे बढ़ू? वाई कोऑर्डिनेट मतलब मैं समझ में नहीं आया बेटा, कौन सा वाई कोऑर्डिनेट? अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट इन द क्वेश्चन of the point is changing when the point is 1, 2, of the point is changing when the point is 1, 2। चलो बढ़ू आगे अब। चलो एक आपसे फेमिलियर क्वेश्चन करता हूं, जो आपने थोड़ी सी मेहनत करके किए होंगे। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, a stone is thrown upwards. Has its equation of motion
4.9 टी स्क्वायर, ये 4 इंटू 9 नहीं है बेटा, 4.9। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट? मैक्सिमम हाइट reached by it. The motion is given to you. The equation of the motion is given to you at which the particle is moving or the stone is moving. You have to tell me what is the maximum height it has achieved. ये एक्चुअली एक प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन हो गई। प्रोजेक्टाइल या फिर यू कैन से अ पैराबोलिक कर्व पे मोशन हो गया। एट द टाइम t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 0। टाइम t इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट 490 माइनस 4.9 आएगा। टाइम 2 पे 3 पे ऐसे मोशन आएगा तो पहले वो अपवर्ड मूव करेगा एंड एक टाइम के बाद आप देखोगे तो पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। किस टाइम के बाद पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा, मतलब डाउनवर्ड आने लग जाएगा। जिस पॉइंट पे वो डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, मतलब एक उस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करता हुआ रहेगा, राइट। तो आई होप ये इमेजिन करना आपके लिए इजी है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। राइट, आंसर आपके जिनके आए हैं, हाइट इज 490 टी, आंसर इज 50 सेकेंड। Time is 50 seconds, but we are not concerned about the time. We are concerned about the maximum height reached by that stone. कुछ इस तरीके का मूवमेंट मान लो कि यहाँ से जैसे ही पार्टिकल ने मूवमेंट स्टार्ट किया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट किया है, जैसे पार्टिकल मूवमेंट करेगा अपवर्ड तक और यहाँ से फिर नीचे आना चालू हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट अचीव होगी। अब ये मैक्सिमम हाइट अचीव होगी तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो s की वैल्यू भी 0 आ रही है। टाइम t इक्वल टू 1 पे h की वैल्यू कुछ आ रही है, आप देख सकते हो। या एग्जैक्टली ये वाला मोशन नहीं आएगा, थ्रोन अपवर्ड, एग्जैक्टली ये वाला मोशन नहीं आएगा इधर। पर ठीक है, खैर दैट इज नॉट अवर कंसर्न इन मैथ्स राइट नो। ये तो फिजिक्स वाले ज्यादा अच्छे से जानेंगे। हमको तो मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए ds बाई डी टी जो होगा, वेलोसिटी को आपको जीरो करना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम हाइट एक बार जीरो करोगे तो आप मैक्सिमम हाइट पे अचीव हो जाओगे। यहाँ पे ds बाई डी टी करोगे तो ds बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 490 माइनस 9.8। और एक्चुअली वही देके रखा है, आप थोड़ा देखोगे ना तो ये दिस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देख के रखा हुआ है आप। यूटी इनिशियल वेलोसिटी 490, हाफ ए टी 9.8 का आधा 4.9 दे के रखा हुआ है। तो देखो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक लीनियर रिलेशन भी आ गया है। तो u इज 490, a इज 9.8। So at the time when the velocity will become zero, upward movement ही है वो है। So therefore the time is equal to 490 by 9.8, which is equal to 20. So I am not at all concerned about the motion of this particle, but I am mainly concerned about the mathematical part के ds by dt जीरो कर दो, अपवर्ड का मोशन है। t इक्वल टू 20 आ गया, t इक्वल टू 20 पे s निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आप बोलोगे 490 इंटू 20 माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर विच इज 20 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दैट पार्टिकल। ठीक है, नॉर्मल है ये क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन बेटा बहुत आएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जेई के लिए पर्टिकुलरली। टेंजेंट एंड नॉर्मल से भी इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखो लिख लिया, ये आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बलून इज इन शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन।
रुको, आई विल ट्राई कि मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट ही लेके आ पाया तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आ जाता हूँ यार। एक सेकंड देना मेरे को, है ना। ये रहा क्वेश्चन आपका बेटा। अरे यार, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या लास्ट वाले क्वेश्चन? ये 50 आएगा बेटा, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। मुझे 20 याद रही है। मैक्सिमम हाइट जहां पे वेलोसिटी, अगर पार्टिकल गया है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई और फिर आ गया, तो आपने ds/dt को इस पोजीशन पे जीरो कर दिया। अब ds/dt से डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया वो आप निकाल लो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड है। ठीक है। चलो, अ बलून इज इन अ शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन। सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ बेटा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। राइट, 12250 यूनिट, करेक्ट। तो अ बलून इज इन अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन surmounted by a hemisphere. The height of the cone is equal to the diameter of the sphere. जो डायमीटर है स्फीयर का वही कोन की हाइट है। इफ h इज द टोटल हाइट ऑफ द बलून, बलून की टोटल हाइट h है, then what does the volume of the balloon changes with h? What is the rate of change in volume? यहाँ पे वो लिख लेना, in volume, in volume when h is equal to 9 unit। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वो पार्ट अब आपको समझना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको कि जब भी ये क्वेश्चन करते हैं आप किस टाइप से करोगे। तो देखो, सबसे मैं बताऊं या आप लोग ट्राई करोगे बेटा? डू यू वांट टू ट्राई और शुड आई एक्सप्लेन इट टू यू डायरेक्टली? ट्राई कर लो, 2-3 मिनट ले लो, ट्राई कर लो बेटा। सोच लो उसके बारे में, किस स्टेप पे अटकोगे उसके बाद में मैं बताता हूँ। तो 2 मिनट ले लो आप लोग।
मैं सॉल्व कर दूं अब? आंसर सही है, 12 पाई जिसका आ रहा है, द आंसर इज राइट। 12 पाई इज द आंसर। देखो, अ बलून इज शेप ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन के शेप में है बलून। अरे यार, सही बन ही नहीं रहा। और ऊपर से एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर ना, कुछ इस टाइप का ये हेमिस्फीयर है, कुछ इस टाइप का आपके पास बलून है। ठीक है। बोल के रखा हुआ है, बलून इन शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो सपोज अगर यहाँ पे सेंटर है, ये आर है, ये भी आर है, तो रेडियस इज, सॉरी, द डायमीटर इज 2r। तो हाइट ऑफ द कोन इज, तो ये वाला जो पोर्शन यहां से लेके यहां तक लिख रहा हूं, आई थिंक दिस इज द हाइट ऑफ द कोन डेफिनेटली, बट दिस इज इक्वल टू 2r, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई ये रेडियस अगर r है तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 10। और ये भी आपके पास कितना है, ये भी आ रही है, और यहां से ये भी लोगे तो ये भी आ रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, हेमिस्फीयर। कुछ इस टाइप का सीन है। वॉल्यूम अगर आप लोगे, तो वॉल्यूम ऑफ दिस होल सिस्टम, द होल बलून, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम आप निकालोगे, तो वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस द हेमिस्फीयर वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड प्लस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एंड द डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, एंड एच की जगह भी मैं 2r ही पुट कर देता हूं, प्लस 4/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको 4 की जगह में 2 लिख देता हूं, ये सीन आएगा। तो वॉल्यूम को आपने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया है आपने एक ही वेरिएबल के टर्म में, विच इज आर। तो फाइनली दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों सेम हो जाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइट इज एच इज इक्वल टू 2r। अच्छा, एच इज नॉट इक्वल टू 2r, क्योंकि हाइट जो आपको देके रखी हुई है बेटा, एच जो देके रखा हुआ है आपको, यहाँ पे ये भी एच नहीं डालूंगा मैं, इनफैक्ट यहाँ पे h1 लिख दूंगा। इस हाइट को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की h1 ले लिया। तो अब आपको ये वाली जो हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरी एच गिवन है क्वेश्चन में, राइट। क्योंकि दे के रखा है द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, एंड इफ एच इज द टोटल हाइट ऑफ द बलून, सो टोटल हाइट ऑफ द बलून, तो यहाँ पे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि एच इज इक्वल टू 3r होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 2r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तो 2r प्लस r आपके पास 3r हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे दैट्स वाई r जो है आपके पास वो कितना हो जाएगा, r आ जाएगा आपके पास h/3। देखो, h/3 लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं ना, h इज इक्वल टू 9 यूनिट है, उस टाइम पे निकालना है आपको। और आपको क्या निकालना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देके रखिए, द वॉल्यूम ऑफ बलून चेंजेस विथ हाइट h। h के हिसाब से आपको निकालना है, और h इज द हाइट ऑफ द, टोटल हाइट ऑफ द बलून गिवन है, तो टोटल हाइट ऑफ द बलून के टर्म में आपका वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कन्वर्टिंग r इनटू h, बिकॉज आई नीड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h विच इज द हाइट ऑफ द बलून। तो किसके टर्म में चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम को निकालूंगा,
कि मेरा वॉल्यूम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4/3 पाई ऑफ r क्यूब। r आ जाएगा आपके पास h³ डिवाइडेड बाई 27, ये आ जाएगा। और जब आप वॉल्यूम को चेंज विथ रेस्पेक्ट टू हाइट निकालोगे तो dv/dt इज इक्वल टू, ये 4 भी एज इट इज, पाई भी एज इट इज, 81 आ जाएगा नीचे, और ये आ जाएगा 3h² इंटू dh/dt। ठीक है। तो यहां से आपके पास इन दोनों में रिलेशन आ गया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। या फिर आप इसको क्या करो, इसको ये मत करो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। आपको क्या निकालना है, देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बलून चेंजेस विथ हाइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट निकालना है, तो आप इसको dv/dh ही कर दो डायरेक्ट। तो दिस इज 4/81 पाई इंटू 3h² डायरेक्टली आ जाएगा। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, वही यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू हाइट h। तो दिस इज dv/dh। इस टाइम टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ देके भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन हाइट इज इक्वल टू 9 यूनिट, तो आप 9 यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर यहाँ पे 12 पाई आ जाएगा, व्हेन dv/dh व्हेन h इज इक्वल टू 9 यूनिट। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये दो तीन चीजें समझना पड़ेगी कि किसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। यहाँ पे आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ पे चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एच निकालना है। तो दैट्स वाई वॉल्यूम को एच के टर्म्स में लाके उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे आर में भी अगर आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा जाता तो यहीं पे आपको रखना था, बट आपको हाइट के रेस्पेक्ट में पूछा है, वो भी टोटल हाइट के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे बहुत मैटर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। नहीं वो रिया एज के रेस्पेक्ट में ही निकालना। टाइम के रेस्पेक्ट का इन्फॉर्मेशन ही नहीं देके रखा उन लोगों ने। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक टाइम के रेस्पेक्ट में जूम करना पड़ेगा क्या? एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड, हाँ जूम नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड। ये देखना बेटा, अभी ठीक है। Water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 2 centimeter cube per second। इस बार सेकंड के मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में दे के रखा हुआ है। Through a tiny hole at the vertex of the bottom, at, at the vertex of the bottom, when the slant height of the water is 4 centimeter, when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 degree। तो ये क्वेश्चन आपको टाइम के, ये क्वेश्चन है बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा। और इन टाइप के क्वेश्चन पे ग्रिप बनानी पड़ेगी। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है क्योंकि डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, बट ये टिपिकल वॉल्यूम रिलेशन निकालना उन सब का क्वेश्चंस है। ऐसे अभी और भी आप एओडी में जब आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसको सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं।
आपका आंसर कितना अलग अलग आ रहा है बेटा सबका आंसर। देखो सबसे पहले फाइंड द रेट एट विच दिस इज डिक्रीजिंग, रेट एट विच डिक्रीजिंग। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो नेगेटिव आंसर मत देना बेटा, आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर मान लो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑलरेडी उसने बोल दिया है। तो जो भी नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं और अगर सही में नेगेटिव आ रहा है तो वो गलत है। नहीं आंसर, हाँ, √3 पाई क्षितिज गलत है। 1 अपॉन में 16 √3 पाई भी गलत है। और the water given that vertical water is dripping from the conical funnel at a uniform road through a tiny hole of the vertex at the bottom when the slant height of the water is 4 centimeter. Yes, Sishan, सही है। The rate of decrease of slant height of the water, बेटा slant height तो पता है slant height क्या होती है। slant height को कंफ्यूज मत होना, slant height आपको पता होनी चाहिए, then only you can find it out। आपको सही चीज निकालनी है। आपको दो चीज गिवन है, आपको क्या क्या चीज गिवन है, एक तो उस पर फोकस करना रहता है हमेशा कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ ए कॉनिकल फनल विथ यूनिफॉर्म रेट इज दिस। पानी बाहर निकल रहा है भाई, ये पानी बाहर निकल रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का सीन है कि ये अगर मेरे पास एक कोन है, ये वेसल है, और जो पानी है मेरे पास वो यहां से निकल रहा है, राइट। पानी मेरे पास यहां से निकल रहा है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम सपोज पानी जो वाटर वाटर लेवल इज दिस, वाटर इज लेवल इज दिस, दिस इज द सेंटर एट दैट टाइम। डेफिनेटली वो सेंटर और ये सेंटर जो रहेगा ये मिक्स होगा, ये मतलब सेम आएगा। जो ये पता है कि यहाँ से आपका पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है एकदम टिक पॉइंट पे। 120 डिग्री है वर्टिकल एंगल, तो 120 डिग्री है मतलब ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो दोस्तों आधा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 120 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल वुड बी 60 डिग्री। ठीक है। अब आपको क्या देके रखा हुआ है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। आपको देके रखा हुआ है dv/dt। अगर मैं इसका वॉल्यूम, ये जो पूरा वाटर इसके अंदर भरा हुआ है भाई, अगर इसका वॉल्यूम में v मान लेता हूं एट अ टाइम t, द वॉल्यूम इज सपोज v, सो dv/dt शुड बी नेगेटिव। एक्चुअली इट इज -2 cm3/सेकेंड, बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो dv/dt इज दिस when the slant height of the water is 4 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट कौन सी होती है, तो स्लेंट हाइट होती है आपकी ये वाली, दिस इज योर एल, है ना। एट अ पर्टिकुलर टाइम सपोज दिस इज योर आर, ये आर हो गया, और ये जो है उसी टाइम पे इसको मैंने यहाँ पे आर ले लिया, और ये जो हाइट है इसको मैंने एच ले लिया। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनारियो बना लेता हूं। अब देखो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो एक चीज ध्यान रखना है, निकालना क्या है, आपको निकालना है dl/dt। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लेंट हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट निकालना है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो dl/dt आपको निकालना है, और वॉल्यूम आपको देके रखा हुआ है। तो देखो अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/3 πr²h। ये वॉल्यूम का होता है एट एनी टाइम। तो अगर ये वाला जो पानी भरा है इसका सीन का बात करूं तो ये आर है, ये एच है, बट आपको तो एल चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ये आर और एच दोनों को एल के टर्म में निकालोगे बेटा। किसके टर्म में निकालोगे, एल को। फाइनली आपको वॉल्यूम को एल के टर्म में निकालना है, देन यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन dv/dt एंड dl/dt। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये चीज आपको क्लिक हो रही है मतलब क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ रही है। वॉल्यूम को हम आर और एच के टर्म में लिख रहे हैं, मैं आर और एच की जगह मैं एल के टर्म में लिखूंगा, और वो कैसे लिखूंगा, तो भाई उसमें मेरा ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगा।
वो बोलेगा कि आर बाय एल मेरे पास होता है साइन 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू जो है मेरे पास वो √3/2 L हो जाएगी। ये पहला केस आ जाए, पहली चीज आ जाएगी। और दूसरी आ जाएगी कि एच बाय एल जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो ये जो मेथड है, या तो ट्रिग्नोमेट्री या जो भी आपके पास लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया और ये समझ लिया कि किसको किसके टर्म में लाना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये 1/3 या मैं π/3, आर की जगह आर स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं बेटा 3L²/4, और एच की जगह लिख देता हूं मैं L/2, चलेगा। तो ये वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा किसके टर्म में, π/8 इंटू L³, ये आ जाएगा। ये मेरा काम, मतलब मेरा काम ही हो गया इनफैक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि dV/dt अगर मैं निकालूंगा दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएगा π/8 3L² dL/dt। टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है आपको। dV/dt तो गिवन ही है। dV/dt आपको क्या गिवन है, जो कि आपको -2 गिवन है, और ये π/8 हो गया, 3 गिवन है, और L² भी तो गिवन है। आपको किस टाइम पे निकालना है ये भी आपको गिवन है। आपको ये गिवन है कि भाई आपकी जो वाटर की जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर। उस दैट पर्टिकुलर टाइम पे यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन द स्लेंट हाइट। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आपको 4 ऑलरेडी गिवन है। ये आपके पास अब आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे dL/dt आ जाएगा। और ये जो dL/dt अब आ जाएगा, वो डेफिनेटली नेगेटिव आना चाहिए। क्यों नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि L डिक्रीज हो रहा है विद टाइम में। तो ये जो L है ये डिक्रीज हो रहा है, तो dL/dt आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। तो माइनस ऑफ ये 8 और ये 16, तो भाई ये कैंसिल हो गए, और ये आ जाएगा -1/3 पाई। और अब आपको ये पता है कि क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है, कि रेट ऑफ डिक्रीज इज रेट ऑफ डिक्रीज। तो ऑलरेडी डिक्रीज बोल चुका है, इसीलिए मैं आंसर 1/3 पाई लिखूंगा, है ना। अगर रेट ऑफ चेंज बोलता तो मैं -1/3 पाई बोलता। समझ में आए फंडा आपको। देखो क्वेश्चन लेने का भी मेरा सेंस यही था कि आपको वॉल्यूम के जो फॉर्मूले पता है लगाने वही है, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द वेरिएबल which is playing a role in the question. Here the slant height is playing a role. That's why एल के टर्म में मैंने यहाँ पे लाके लिखा। जिस दिन आपको ये रिलेशन मिलने लग गई क्वेश्चन में, आपका आधे से ज्यादा क्या 90% काम हो गया। कि जो दे के रखा है वो जिसको निकालना है, उन दोनों में एक रिलेशन आपको निकालनी है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलो हो गया, बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है ये वाला। तो कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको, जिसमें कोन इन्वॉल्व है, स्फीयर इन्वॉल्व है, या ट्राइंगल या कुछ भी इन्वॉल्व है इस टाइप का, ये वाली अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेगी। मैं नेगेटिव साइन इसीलिए ओमिट किया क्योंकि क्या है, यहाँ पे डिक्रीज का पूछा है बेटा, रेट ऑफ डिक्रीज पूछा है। तो डिक्रीज ऑलरेडी बोल दिया है। व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग, tell me, what is this negative sign is indicating here? It is indicating that the rate, the slant height is decreasing with respect to time. That's why it is negative sign. यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या इंप्लीमेंट करी थी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्लेंट हाइट इज डिक्रीजिंग, तो अगर वो ऑलरेडी डिक्रीज बोल ही रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ही चाहिए उसको, तो दैट इज 1/3 पाई। अगर रेट ऑफ चेंज पूछता तो मैं -1/3 पाई बोलता। ठीक है,
This is the next question. The distance time formula for the motion of the particle along a straight line is given to you. It's a 3 डिग्री इक्वेशन. मतलब 3 डिग्री कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है. S is in meter and T is a second. Find when and where the velocity is zero and find the acceleration when the particle comes to rest.
चलो हो गया बेटा। आंसर क्या आया? आंसर आया है आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, and acceleration at 2 is -6 and acceleration at 4 is +6. The distance time formula for the motion of a particle, right, +6 and -6, and time is 2 and 4. So the distance time formula for the motion of the particle along the straight line is given to you. S is given to you. So ds by dt, which is the velocity, which is 3t square minus of 18t plus 24. And d2s by d2s by dt2, which is the acceleration, is 6 of t minus of 18. ये आएगा. Now what they are asking is find when and where the velocity is 0. Also find the acceleration when the particle comes to it. So velocity is 0, matlab this is equal to 0, and this will give us t square minus of 6t plus 3 से डिवाइड किया तो 8 इक्वल टू 0. तो ये तो आ जाएगा t माइनस ऑफ 4 and t minus 2 is equal to 0. To at the time when the velocity, when the time is 2 and 4 second or unit whatever, यहाँ पे डेफिनेटली t इज इन सेकेंड, तो सेकेंड अगर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे पार्टिकल का मूवमेंट क्या आएगा आपके पास? पार्टिकल का मूवमेंट में वेलोसिटी 0 होगी. एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन t इज इक्वल टू 2, योर एक्सेलरेशन इज -6, मतलब द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. इट मींस पार्टिकल की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी. और व्हेन t इज इक्वल टू 4, योर पार्टिकल इज समथिंग लाइक कि उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो +6 आएगी, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या पहले बढ़ती हुई रहेगी. ठीक है, इसको नोट कर लो. एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं. उस क्वेश्चन से बहुत कुछ आइडिया आपको हो जाएगा. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस तुषार, राइट, यू आर राइट. डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइम की वो वैल्यू लिख देगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. देखो ये क्वेश्चन सब अपने आप में अलग अलग दुनिया होते हैं बेटा.
चलो बढ़ूँ आगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए दो बार करना पड़ेगा ना बेटा। देविका कौन सा क्वेश्चन, ये नया वाला कि पुराना वाला बोल रही है बेटा? हाँ हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जुड़ा जी को बिल्कुल। नेगेटिव डायरेक्शन अगर उसकी कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो। इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन बेटा, राइट? राजदीपेश, ये नई वाली के लिए बोल रहा है क्या तू, नई वाली क्वेश्चन के लिए? लाइट इज एट द टॉप, ये टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा ना। अ लाइट इज एट द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ 64 मीटर हाई। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट, assuming that the ball falls according to the laws, which is equal to 5t square. s is equal to 5t square। यार ये वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये इसको यहाँ से बत्ती देके यहाँ लिख दो बेटा। s is equal to 5t square मतलब it is the displacement. How fast is the shadow of the ball moving along the ground 2 सेकेंड later? 2 सेकेंड के बाद में उसके मूवमेंट के जिस जिस टाइम पे उसको छोड़ा है, उस उसको छोड़ने के 2 सेकेंड बाद में उसकी जो शेडो है उसका मूवमेंट क्या होगा? ये क्वेश्चन एक, आप इसकी प्रोसेस को समझना है ना, प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैं ग्राउंड ले लेता हूं, अरे यार इस सीधी लाइन नहीं बन रही। अगर ये मैं ग्राउंड ले लेता हूं और ये मैं टावर ले लेता हूं, है ना, दिस इज टावर। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है एंड द हाइट ऑफ दिस टावर इज 64 मीटर। अब एक पॉइंट लिया जो 20 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट, तो एक पॉइंट आपने सपोज यहां से लिया, यहाँ पे ये वाले पॉइंट से आपने बॉल को ड्रॉप किया, तो ये बॉल का मूवमेंट आएगा। यहां से ड्रॉप किया नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपको दे के रखा हुआ है कि ये वाला जो डिस्टेंस है भाई, ये 20 मीटर है और ये बॉल का मूवमेंट नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया, है ना। अब ये बॉल का मूवमेंट नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया और जो एस की वैल्यू देके रखी है वो 5t स्क्वायर देके रखी है। 2 सेकेंड के बाद में सपोज बॉल मेरे पास यहाँ पे पहुंच गई। अरे यार ये, और t इज इक्वल टू कितना हुआ है इस टाइम? 2 सेकेंड हुआ है। अब जो उसकी हाइट, जो उसकी शेडो बनेगी, assuming that the ball falls according to the law this, how fast the shadow of the ball moving along the ground this, तो ये जो लाइट का सोर्स है इसकी शेडो यहाँ पे बनेगी। दिस इज द शेडो ऑफ द बॉल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये कितने फास्ट मूव कर रही है, दैट यू नीड टू टेल मी।
कि व्हाट इज द स्पीड एट विच द शैडो इज मूविंग, हाउ फास्ट द शैडो ऑफ द बॉल मूविंग along द ग्राउंड 2 सेकेंड लेटर, 2 सेकेंड के बाद में किस स्पीड से उसकी शैडो ग्राउंड पे मूव करती हुई नजर आएगी। क्वेश्चन आ गया अभी समझ में? देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है, बाकी फिर इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगाना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आया क्या किसी का आंसर बेटा? देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है बेटा, एक बार और मैं बता रहा हूँ, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। यहां से आपने बॉल को ड्रॉप किया 20 मीटर अवे फ्रॉम द सेम हाइट, यू ड्रॉप द बॉल, ये बॉल का मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे ये बॉल का मूवमेंट नीचे की तरफ आया, t = 2 सेकेंड पे बॉल कहीं पे पहुंचेगी। डेफिनेटली जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट था, यहाँ पे बॉल होगी तो शेडो उसकी यहाँ कहीं बनेगी। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे शेडो को एंड होना है फाइनली। राइट, जैसे जैसे पॉइंट बॉल नीचे आती जाएगी, शेडो इधर की तरफ मूव करती जाएगी। यहाँ पे थी तो इनफाइनाइट पे शेडो बन रही थी, ग्राउंड लेवल अगर ये है तो। अगर इससे थोड़े नीचे मान लो इस पोजीशन पे होता है तो जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे यहाँ पे शेडो बनेगी, है ना, लाइट के रेस्पेक्ट में शेडो बनेगी। तो ये t = 2 पे बॉल यहाँ पे था, इसकी शेडो यहाँ पे बन रही है। अब इसकी शेडो मूव कर रही है, डेफिनेटली मूव कर रही है, यहाँ थी पहले, यहाँ के शेडो आ रही है। अब शेडो आ रही है तो t = 2 पे इसकी शेडो का मूवमेंट जो होगा, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। देन फाइंड हाउ फास्ट द शेडो ऑफ द बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड, हाउ फास्ट द शेडो ऑफ द बॉल इज मूविंग अलोंग द ग्राउंड। तो देखो इसमें सबसे सिंपल सा फंडा ये है, आपको निकालना क्या है, ध्यान देना, आपको निकालना क्या है। इसमें कुछ दे के नहीं रखा है, बट अगर मैं मान लेता हूं सपोज कि ये इसने एट ए पर्टिकुलर टाइम पे इस डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि आपको गिवन है, ये पूरा 64 है, तो ये यहां से लेके यहां तक का ये 64 माइनस एस होगा, चलेगा ये। और ये वाला अगर मैं डिस्टेंस ये पूरा मान लेता हूं कि सपोज ये एक्स है और ये 20 है, चलेगा, ये अकेला वेरिएबल है, ये एक्स है। नाउ व्हाट आई कैन से दिस इज कि 64 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 64 माइनस एस डिवाइडेड बाय एक्स। ये बोल सकता हूं क्या मैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल आपने हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व किया है, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, दोनों क्या है, सिमिलर है बेटा। या बोल सकते हो दिस 64 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स इस एंगल का थीटा है, मतलब tan ऑफ थीटा है, एंड 64 माइनस एस डिवाइडेड बाय एक्स भी tan ऑफ थीटा है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस 64 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आप या तो सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से निकाल लो कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, या टेन थीटा की हेल्प से निकाल लो, जो भी निकालना। मेन आपका क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे जिस जिस स्पीड से आपकी जिस स्पीड से आपकी शेडो डिक्रीज हो रही है या मूव कर रही है, तो जो शेडो के रेट ऑफ चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो है, चेंज ऑफ शेडो है, वो क्या है? तो वो आप बोलोगे सर dx बाई dt,
dx by dt at which the shadow is moving, क्योंकि ये डिस्टेंस उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट से शेडो चेंज हो रही है, शेडो की स्पीड वही है। तो यहां पे अब क्या करोगे आप, ये आ जाएगा 64x इज इक्वल टू 64 की जगह कितना आ जाएगा 1280 माइनस 20s प्लस 64x माइनस s ऑफ x। तो भाई ये 64x कैंसिल हो गया, एस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है 20s है ना, 1280 माइनस 20s आ गया, एंड देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाय एस माइनस 20 आ गया। ये आ गया आपके पास एक्स और एस में, अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूं तो बिल्कुल सही। अब आप कर दो इसको डिफ्रेंशिएशन, तो dx बाई डी टी अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1280 को तो कुछ होना जाना है नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/s² आने वाला है बेटा, और ये -20 की जगह -0 आने वाला है ds बाई डी टी, राइट। अब ये आ गया आपके पास dx बाई डी टी। अब आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे s की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे s की वैल्यू के लिए ये रिलेशन यहाँ दे के रखा हुआ है 5t² का, तो 5 इंटू 2² विच इज अगेन इक्वल टू 20, तो s की वैल्यू होगी 20, इसको पुट करोगे तो -1280 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर मतलब 400 आ जाएगा। ट्वेंटी इंटू 64 मैंने सही लिखा है यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी ना, हाँ ये वही मैं बोल रहा हूँ कहाँ मिसिंग। ये टी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया ना बेटा, तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी भी आएगा ना, वी हैव नॉट डिफरेंशिएटेड इट विथ रेस्पेक्ट टू एस, वी हैव डिफरेंशिएटेड इट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dx बाई डी टी यहाँ पे ds बाई डी टी भी आएगा, और ये ds बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ds बाई डी टी निकालोगे तो 10t आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 10t। और t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे t की वैल्यू हमको 2 सेकंड के लिए निकालनी है, तो t की वैल्यू भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये 2। अब आपके पास जो भी आंसर आएगा आप देख लेना, माइनस ऑफ 64 आएगा प्रोबेबली। अब ये माइनस क्यों आ रहा है आपको पता है क्या, क्योंकि ये d की वैल्यू जो है ना बेटा यहाँ पे दिस इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई dx बाई dt इज कमिंग नेगेटिव। तो हाउ फास्ट इज शेडो ऑफ द बॉल मूविंग, देन यू कैन से दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स this point, or you can say it is moving towards the pole. So the shadow of the ball is moving towards the lighthouse, towards the pole at the rate 64 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि टुवर्ड्स द पोल एट द रेट 64 मीटर पर सेकेंड, ये नेगेटिव आने का रीजन समझना बेटा, साइन बहुत जगह कंफ्यूज करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव, द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव इज कि दिस एक्स जो है, दिस एक्स इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, दिस एक्स इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग नेगेटिव, है ना। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि किस स्पीड से मूव कर रही है, हाउ फास्ट द शेडो इज मूविंग of the ball is moving, then you can say that the speed at which it is moving is 64 meter per second towards the pole of the light। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आएंगे बेटा, आपको ऑप्शंस भी इस तरीके से ही मिलेंगे कि रेट इज 64 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द पोल, the shadow is moving towards the pole, that's why this dx by dt is coming negative, because when the shadow is moving towards the pole, इसके पास में जा रही है, at that time x is decreasing, that's why dx by dt is coming negative। नहीं, अगर आप s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लोगे तो आप अगर s की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे ना बेटा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पोल से कितने डिस्टेंस पे शेडो बनी हुई है।
जो कि आप करते थे जब आप हाइट एंड डिस्टेंस निकालते थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। अब जैसे आप मुझे ये बताओ, जब आप डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करते थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, तो एस अगर टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है तो आप टाइम की वैल्यू पहले तो नहीं पुट कर देते थे? अगर वेलोसिटी निकालना पहले डिफरेंशिएट करते थे फिर ही तो पुट करते थे, राइट? नहीं तो आप टी की वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो डायरेक्ट पहले सब्स्टिट्यूट नहीं करना हो तो बाद में सब्स्टिट्यूट। तो एक क्वेश्चन के लिए ना समझ समझ बहुत जरूरी है बेटा, इसीलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग। अब आप क्या करोगे, आपकी जो एओडी की 2.1 एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर मैंने जो लास्ट क्लास में भी आपको होमवर्क दिया था, टेंजेंट एंड नॉर्मल और रेट ऑफ चेंज गिवन है बेटा। तो ये क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे ना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे खासे वेटेज वाले क्वेश्चन है, एग्जाम मेंस वगैरह में भी और सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इनफैक्ट। तो ये चीजें समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, 2.1 पूरी कंप्लीट करो। कुछ डाउट होंगे तो क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसके क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आप उसी के डाउट पूछ लेना 2.1 के, और साथ में मैं मेरे तरफ से जो क्वेश्चन कराने हैं वो करा दूंगा। बाकी ऐसा कुछ नया पढ़ने के लिए है नहीं, आपको इन चीजों के बीच में रिलेशन निकालना आना चाहिए जो आज हमने सीखा। 10 into 2 है बेटा वो। इसको डिफ्रेंशिएट किया ना, देखें यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट किया ना, ds/dt इज 10t, वो t इज 2, तो दैट्स वाई 10 into 2। ठीक है, ये तन्वी बोल बेटा। सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? पहले 6s तो हम लोग को पता है ना सर, मतलब 5 into 2 होगा ना, 20। 5 into 2 square, राइट? हाँ यस सर। फिर हम्म। प्रोपोर्शनैलिटी रहता है ना सर, वो सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग हाँ करते हैं ना, फिर हम हाँ लोग वैसे करके डिस्टेंस x मिल जाएगा ना उससे, हाँ, फिर एस, उसको। हाँ एस की एस मिल गया थे को, एस तो मिल जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट पे तू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 20 ट्रेवल करी यस होगी। सर। तो ये यस 20 है तो ये भी मिल जाएगा तेको, ये मिल जाएगा तेको, ये भी मिल जाएगा यहाँ वाला, राइट? तो तेको शेडो यस कितनी डिस्टेंस पे वो मिल जाएगा, यस सर। बट तेको रेट ऑफ चेंज नहीं मिलेगा। सर फिर ds/dt करने पे नहीं मिलेगी, मतलब x/2 टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नहीं, dx/dt ये जो तू बोल रही है वन, ये वाली जो वैल्यू निकाल रही है उसके बारे में बोल रही है? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि हम लोग पहले s तो निकल गया 20, फिर हाँ प्रोपोर्शनैलिटी रहता है ना, हाँ फिर उससे हम लोग मैं बोलूँ क्या सर, हाँ 64 - 20/64 इक्वल टू ओके, x/20 प्लस x। हाँ फिर x बाई उससे x 20, हाँ सही है। फिर उससे ठीक है, x मिल जाएगा हम लोग को हाँ बिल्कुल मिल 42। जाएगा, ये वाली रिलेशन बोल रही है ना तू? सर इसको ही मॉडिफाई करके हाँ हाँ फिर ठीक है। उसको डायरेक्ट टाइम से नहीं डिवाइड कर सकते क्या? नहीं तो x तो कांस्टेंट मिलेगा ना फिर बेटा आपको। ओके है, ओके सर। और x कांस्टेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको क्या मिलेगा उस टाइम पे समझना, उस पे आपको ये मिलेगा कि शैडो कितनी लेंथ पे, कितने डिस्टेंस पे। ओके। ये जो हम लोग 10th तक जैसे हाइट एंड डिस्टेंस करते थे ना, तो हम यही करते थे, हमको बस यही निकाल के छोड़ देना रहता था x को। नो, दिस टाइम व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड द रेट एट विच दिस इज चेंजिंग एक्चुअली। ओके यस सर, ओके। ओके मुझे समझ गया सर, थैंक यू। ओके। यस देविका बोल बेटा। तो रेट ढूंढना था, इसीलिए एक्स एस के टर्म में ढूंढना ना। एक्स को एस के टर्म में ढूंढना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हाँ सर, एस की फिर रिलेशन रेट अपन को ढूंढना था ना। हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके।